नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। आप तमाम लोगों का जो लाइव देख रहे हैं दोस्तों यूट्यूब पे, और जो वेबएक्स पर हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस है पूरे महाराष्ट्र भर से, मुंबई से, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। काफी तादाद पार्टिसिपेट की संडे है, जब भी 60 और ये 100 तक पहुंचेगी ऐसा लगता है, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस मुस्कान भरी लाइन के साथ आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का मैं विषय बता दूं, हमारे वेबिनार सैटरडे संडे कर दिए, पहले हम डेली कर रहे थे कोरोना काल में, और अब थोड़ा कोरोना खुल गया, वर्किंग स्टार्ट हो गया, तो हमने सैटरडे संडे डिसाइड किया है। तो आज हमारा विषय है स्पेशल ड्राइव ऑन डीम कन्वेंस बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एक विशेष अभियान डीम कन्वेंस मानव अभी हस्तांतरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। वो क्या है वो प्रभु सर बताएंगे, और आपके जो सवाल होंगे एफएक्यूज होंगे डीम कन्वेंस से रिलेटेड, वो भी लेंगे। और आज हमारे प्रभु साहब हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले महासेवा के चेयरमैन रमेश प्रभु साहब तो जुड़े हैं, जिन्होंने डीम कन्वेंस पे काफी अथक मेहनत ली है, और गवर्नमेंट को ड्राफ्ट वगैरह या कमेटी में तमाम उस डीम कन्वेंस से रिलेटेड काफी मेहनत की है, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे जो कीनोट आज हमारे इस विषय के और इस वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं, मिस्टर अजय कड़ू साहब हैं। कड़ू साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इस खूबसूरत लाइन के साथ में प्रभु साहब का और हमारे कड़ू साहब का स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे जो मॉडरेटर हैं राजीव सक्सेना, महासेवा के टास्क फोर्स के चेयरमैन है। ये कोरोना काल में हम लोगों ने काफी जो काम किया उसके लिए, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में के अधिकारी भी काफी काम किए कोरोना काल में अपना रिस्क लेकर। तो ऐसे सर्कुलर्स वगैरह गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की हमारे महासेवा के जो टास्क फोर्स है वो प्रभु साहब ने बनाई है, जिसके राजीव सक्सेना जी चेयरमैन है, वो मॉडरेटर है आज के हमारे इस वेबिनार के। और एक अच्छी लोकेशन पे डीम कन्वेंस से रिलेटेड एक लोकेशन पे ऑनलाइन लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही माई सोसाइटी क्लब और नॉक नॉक एक बड़ा जरूरी सॉफ्टवेयर है आपकी सोसाइटी के लिए, उसके चेयरमैन फाउंडर डायरेक्टर हैं, उनका मैं राजीव सक्सेना जी ऐसी शख्सियत का मैं स्वागत करता हूं। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं कड़ू साहब, अजय कड़ू साहब नागपुर से जुड़े, उनका मैं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ उनका भी, और हमारे प्रभु साहब हाउसिंग गुरु प्रभु साहब का मैं स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लाइन के साथ में, कि इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। इत्र से, इत्र सेंट, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए, मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए। और हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के किरदार जो हैं कड़ू साहब, वो काफी मेहनत की है कोरोना काल में, उनका स्वागत है। और प्रभु साहब तो कर ही रहे हैं ये जो वेबिनार्स वगैरह, हम मिलकर एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन का जो जॉइंट फ्री एजुकेट करने का पूरा सिलसिला है, ये जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा, आप लोगों को अवेयर करने का, एजुकेट करने का। इसलिए ऐसी खूबसूरत लाइट के साथ में मैं आपको आगे इनवाइट करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अजय कड़ू साहब को। कड़ू साहब प्लीज वेलकम आए। और ये आज का हमारा, हम प्रभु साहब को बुलाएं उसके पहले आप मुख्य अतिथि हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों, और सभी पार्टिसिपेट की तरफ से। तो आप आए, प्लीज वेलकम अजय कड़ू साहब, डीडीआर नागपुर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुछ वेरी मच। बताए, ये जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का विशेष अभियान ड्राइव शुरू किया डीम कन्वेंस पे, आज हमारा जैसा सब्जेक्ट है प्रभु साहब उसमें प्रकाश डालेंगे। आपका इसी लाइन के साथ में मैं, आप थोड़ा बताएं इस बारे में, और फिर हम प्रभु साहब को इनवाइट करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डीम कन्वेंस मतलब मानव अभी हस्तांतरण, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, खास करके जो डेवलपिंग सिटीज है। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो डीम कन्वेंस जैसा मुंबई में, पुणे में इसका काफी काम हो गया है, लेकिन नागपुर जैसी सिटी में अभी तक इसमें ज्यादा काम नहीं है। नागपुर भी एक बहुत ही डेवलपिंग सिटी है, बड़ी बड़ी स्कीम्स बन रही है, लेकिन टीम कन्वेंस जिस स्पीड से होना चाहिए, अवेयरनेस जिस स्पीड से होना चाहिए, वो अभी तक नागपुर में नहीं है। तो ये जो वेबिनार इस समय में हो रहा है,
वो इस बैकग्राउंड पे बहुत ही सही समय पे ऑर्गेनाइज किया। इसलिए मैं ऑर्गेनाइजर का, प्रभु सर का, महासेवा का बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कुछ भी मतलब हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी टीम कन्वीनियंस की केसेस इस जिले में अभी तक नहीं आने की वजह से इसमें हम लोगों को भी इस वेबिनार से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट में अभी स्पेशल ड्राइव का ऐलान किया है, जैसे ही ऐलान किया है जो सोसाइटीज वाले की क्वेरी आ रही है, विजिटर्स बढ़ रहे हैं कि सर ये विशेष ऐलान में हमको ये डीन कन्वेंस करना है, तो उसी टाइम ये वेबिनार का भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा योग है। तो इस बहाने हम भी इस बारे में अवेयर हो जाएंगे, बता पाएंगे, और डीम कन्वेंस का जो स्टेट गवर्नमेंट का विशेष अभियान है उसमें ज्यादा से ज्यादा काम नागपुर जिले में करने में इसकी मदद होगी। मैं आज आज के वेबिनार के लिए शुभेच्छा देता हूं, और आगे की कार्रवाई के लिए सुनील जी शर्मा जी को डायस सौंपता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू कड़ू साहब, अजय कड़ू साहब, खूब खूब शुक्रिया, आप नागपुर से जुड़े और आप डीडीआर हैं नागपुर के डिपार्टमेंट की तरफ से, आपने जैसे बताया क्या हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मैं दोस्तों अभी तक 76 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं और आगे भी जुड़ रहे हैं। तो मैं आगे की बागडोर के लिए राजीव सक्सेना जी को कहूंगा। राजीव सक्सेना जी मॉडरेटर हैं। प्रभु साहब का एक वार्म वेलकम करके इंट्रोडक्शन, क्योंकि मोहताज तो नहीं है प्रभु साहब, लेकिन हमारी परंपरा है दोस्तों, हम हमारी परंपरा है, हम विनर में हम्बल है और इकलौते हैं जो पिछले 8-9 महीने से आपको फ्री वेबिनार्स दे रहे हैं एजुकेट और अवेयर करने के लिए। सब्जेक्ट है वो सोसाइटी बनाकर किस तरह से प्रभु सर के डायरेक्शन में, मार्गदर्शन में उन्होंने सभी बायर्स को इकट्ठा करके एक रिसोर्ट मोहली विलेज को अधिकार दिलवाया, और वो सिलसिला अभी भी जारी है। प्रभु साहब रमेश प्रभु सीए हैं, प्रोफेशनल्स और हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले। डीम कन्वेंस के बारे में इनसे भली भांति कोई नहीं जानता, मुझे ऐसा लगता है। डीम कन्वेंस मतलब दोस्तों मानव अभिहस्तांतरण। मानव मतलब शब्दों में जैसे समाज, जैसे कि मान लिया गया कि आपका जो जमीन का मालिकाना हक है वो भी आपको मिलना चाहिए। और ये जो कानून है, काफी सारे बिल्डर्स, लैंड ऑनर चले जाते थे, कहीं अब्रोड चले जाते थे। जैसे आपने एक शायरी के साथ में शुरुआत करी, मैं भी बोलूंगा कि उसे तस्बीह का दुआसरा क्या, वो तो खुद एक चांद है, फिर चांद सा क्या। रमेश प्रभु सर के लिए ये चीज बोलना, उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना, मतलब चांद को और सूरज को दिया दिखाना इसी बात है। इस हाउसिंग सोसाइटी के क्षेत्र में आज उनसे बड़ा कोई भी अनुभवी और गुरु नहीं है, और ऐसे अनुभवी के साथ में अगर हम आज ये सब वेबिनार कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है हमारा डीम्ड कन्वेंस के ऊपर, और जो कि हम हमारे प्रॉपर्टी को कैसे अपना उसके ऊपर मालकानी हक ले सके। हमारे पास में बहुत तरीके के प्रॉपर्टीज रहती है, लीज होल्ड रहता है, फ्री होल्ड रहता है, बहुत प्रॉपर्टीज रहती है। उनको किस तरह से हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सके, जो एक स्पेशल ड्राइव शुरू किया है अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन ने। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक का स्पेशल ड्राइव है। तो हम इसका कैसे बेनिफिट ले सके उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और हमारे बीच में है सीए रमेश प्रभु सर। सो आई वेलकम सर टू दिस वेबिनार, and I don't want to take more time and would like to hand over to you, and please enlighten our participants about the subject of deemed conveyance. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Rajiv. Thank you, Sunil Sharma ji. I welcome our chief guest of the day, Ajay Kadu, who is the District Deputy Registrar of Nagpur. And I had a great opportunity to share a dais with him at Nagpur in one of the seminars which was arranged for the welfare of various flat owners at Nagpur. So I welcome you, Ajay Kaduji, and it was nice of you to join us as a chief guest of the day. And Thank you, sir. Thank you, sir. My pleasure. yes, sir. Thank you. As we are all aware that people were asking me why this Maharashtra government, especially the Commissioner and Registrar of Cooperative Societies, Maharashtra State, Honorable Anil Kavde sir, has issued this circular on 17th of December 2020, saying that there will be a deemed conveyance drive from 1st January 2021 to 15th January 2021. Regarding this drive, initiated cooperative department, lot of questions
and the apprehensions have been raised. So let me start addressing those, and thereafter I will definitely come across various questions that you may be having in your mind. The first and most important question is, why this drive? The drive was necessitated by two important reasons. What are the two important reasons? One is that last 1 year, that is especially from 24th of March 2020 until today, what has happened is, because of the lockdown, there is a lot of apprehension that whether cooperative department is conducting the hearing, is there any application which will be taken, what is the status? And last 1 year, hardly there were some applications which were issued. After the March, there was no much application issued by the member societies addressed to the DDR for deemed conveyance. So considering this response, the government thought it fit that now we have activated, cooperative department has come back to its original position, and we would like to help the people. We would like to see that the societies which were not able to get the conveyance of the land and building are now in a position to take it, and the cooperative department is at your service. So in order to give this the moment, and to make people aware that the deemed conveyance is still in existence, and the DDR, especially district deputy registrars, have started conducting a hearing, and you should be free and to make an application for getting your right of land and building in your name, in the name of the society. This is the first and foremost thing, because that awareness campaigning and that message was required to be given to various societies in Maharashtra. The most important reason is, if you are aware, there was a WhatsApp message which was getting circulated in the WhatsApp saying that conveyance is cancelled. Now, this type of unnecessary viral, which is especially a misguiding information, by citing some of the Supreme Court judgment, and this particular message was getting viral in the WhatsApp. At least once in 2 months, once in 3 months, that message is getting circulated and viral, saying that now there will be individual conveyance given to the flat owners, and therefore there will not be a separate conveyance in the name of the society. Now this need to be countered, saying that no, this is a wrong message. But one cannot cite the WhatsApp message and say that no, you better go ahead with the what is known as the the viral message is wrong and all that. Instead of saying that, why not spread a positive message among the societies that the deemed conveyance or the conveyance process is still alive and that need to be initiated. So with these two important background, this initiative has been. Third reason, if we have to cite, is because a lot of societies which are registered lately, they are not aware that after the RERA also the deemed conveyance is continuing. Many of the people are under the wrong impression that the district deputy registrars and the MOFA has been taken away after the introduction of Real Estate Regulation and Development Act 2016. I need to inform you that even in the RERA, it has been said that where the builders are not giving the conveyance within 4 months from the date of registration of the society, the conveyance can be obtained through the deemed conveyance process. And the important thing also, we need to understand that there is an amendment to the Maharashtra Apartment Ownership Act 1970, wherein Section 14 has been amended on 18th July 2018. What is the purpose of amendment of that section of Maharashtra Apartment Ownership Act 1970? The purpose is that more than 51% of the apartment owners can come together and form the cooperative housing society. They can come out of the Maharashtra Apartment Ownership Act 1970 and they can go ahead and register a cooperating society. Now, when cooperating society, naturally, the purpose would be to get the conveyance. So the Apartment Owners Act 1970, those who have not received the again conveyance or in their individual names,
the apartments are not done, they also can register a co-operating society under the amended Maharashtra Apartment Ownership Act 1970 and go ahead and obtain the conveys. With this background, now I hope that we have come to know that there is a sincere efforts, there is a genuine efforts made by the cooperative department to enlighten our members, enlighten our patrons, enlighten the office bearers of the cooperative society that a process of conveyance may be initiated and you can become the owner of land and building. Go ahead with that circular. That circular also is referring a circular issued on 22nd of June 2018. In the circular of 22nd June 2018, it has been very categorically stated that will be nothing but a procedure which need to be adopted by 4 particular departments in the process of deemed conveyance has been highlighted very nicely. It is a government of Maharashtra circular, and that circular says there are 4 steps involved in obtaining the deemed conveyance. The foremost department or the procedure that need to be done is by approaching the district deputy registrar, wherein you will be able to understand, you will be able to know what exactly the land that you are entitled, how much building areas and other things are available, and you will be able to become the owner of the land and building. So district deputy registrar cooperative department will give you an entitlement certificate. The process is to go to the stamp duty department and how the stamp duty will be calculated and analyzed and assessed. So that process which need to be done at the stamp duty department also has been highlighted. The third thing is that going to the registration department, what is the procedure that sub-registrar where the agreements or the conveyance deed will be registered has to be followed is given. And the last department where the 712 extract or the revenue department, or we call it as a city survey office in in city area, that also has been highlighted. So all the departments, collect stamps, sub-registrar where the agreements are registered, and the city survey office or the Talati office where the 712 extract is being changed. All these department procedure, documents required, everything has been highlighted very nicely on 26 June 2018 circular. Reference has been given that the conveyance will be done considering the circular issued on 22nd June 2018. Now the question arises, which are arise in the deemed conveyance or the conveyance procedure, which I will be highlighting one by one. But the major question that arises is, suppose I do not have certain documents, especially I do not have the approved plan, I do not have the occupation certificate, I do not have certain document related to the land and building, then whether I am able to get the conveyance of the land and building. The circular has made it very clear that conveyance of the land is going to be given, and therefore even if you do not have certain documents related to the building, especially occupation certificate if you are not having, in that case also a conveyance application can be made, for which a society need to give a declaration that the legal title of that particular building will be their own responsibility and they do not hold the district deputy registrar responsible for that. A 4 to 5 line declaration duly notarized need to be submitted to the district deputy registrar where the society do not have the occupation certificate or they do not have the approved plan, which means it is made so simple that you submit certain details of your society, certain details of your land and building, and then you become the owner of the land and building by adopting due procedure. Now the question is being asked, especially, sir, what is this drive? If I am applying this drive, whether there are any concessions, whether there are any benefits, whether there are any
relaxation, or the second question is whether after the drive what happens. Let me tell you, this particular drive is an awareness drive. As I said at the beginning, many of the societies are not aware the procedure laid down under the Maharashtra Ownership Flat Act in the year 2008 and the rules made in the year 2010. In lapse of nearly 10 years, 1 decade from the date the notification or the rules have been made, I can assure you, I was fortunate enough to be a part of the deemed conveyance drafting committee, where I had an opportunity to meet that the housing secretary Kunte and various people, starting from Ashok Chavan, Honorable Ashok Chavan, when the chief minister was there. From there onwards, Prashant Chavan, Devendra Fadnavis, all the people, including Uddhav Thackeray, I could meet, discuss all the cooperative ministers, and then this particular deemed conveyance process could be brought in a proper perspective. What I'm trying to say is, it's a boon for the cooperating society. The cooperative society should take the benefit of this boon. And if you are not aware, please become aware of this unique provision which is incorporated in the Maharashtra Ownership Flat Act, but being implemented to the district deputy registrar. I would like also to repeat what I said in English, in especially Hindi, so that the people who are not in a position to grasp English, so they also will be able to understand. मुझे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 1 जनवरी 2021 से लेके 15 जनवरी 2021 तक डीम्ड कन्वेंस एक अवेयरनेस कैंपेनिंग शुरू किया। अवेयरनेस कैंपेनिंग करने का मकसद ये है कि जो मैसेज घूम रहा था कि कन्वेंस डीम्ड कन्वेंस कैंसिल हुआ है, ऐसा कोई कैंसिल हुआ नहीं है। ये प्रोसेस अभी भी चालू है और ये चालू रहेगा क्योंकि ये कानून की प्रावधान है। दूसरा, लोगों में एक गलतफहमी था कि बहुत सारा हियरिंग्स स्थगित की गई। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि कोविड के वजह से सब कन्वेंस जो भी हियरिंग है उसको पोस्टपोन किया जाए। लोगों में एक गलतफहमी है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोई भी काम अभी कन्वेंस का या डीम्ड कन्वेंस का कर नहीं रही है। तो ये भी एक गलतफहमी लोगों में दूर करना था और नया एनर्जी लोगों में लाना था। और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो आपका सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। आपके लिए वो कोई भी तरफ से मदद करने को तैयार है, आप उनका मदद लीजिए। और तीसरा, इस कन्वेंस ड्राइव में क्या होने वाला है, कई लोगों का यही सवाल है कि ये कन्वेंस ड्राइव में क्या होने वाला है। कन्वेंस ड्राइव में सिर्फ आपको एक अवेयरनेस किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह का फॉर्म भरना है, ये पूरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के नीचे कम से कम 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट रहता है और वो 5 या 6 वार्ड रहता है या तालुका रहता है। और हर तालुका, हर वार्ड ऑफिसर के पास ये एक मुहिम किया गया है कि वो अपना अपना वार्ड ऑफिस में जितनी भी सोसाइटी है उनको राइटिंग में बताया जाएगा, उनको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और वो इंफॉर्मेशन देने के बाद वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको कन्वेंस का एप्लीकेशन करने की पूरा मदद किया जाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया है कन्वेंस का, ये जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया चालू रहेगा। ये कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगा, वो 22 2018 का एक शासन का निर्णय है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक निर्णय है, एक सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से किया जाएगा। उस नोटिफिकेशन में खास ये बताया गया कि आपको एक डीम्ड कन्वेंस का एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को देना है, कुछ कागज पत्र आपको देना है। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार एज ए पहला स्टेप आपको कन्वेंस का सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा। उसके बाद आपको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स में जाके कन्वेंस डीड के ऊपर जो भी कन्वेंस डीड डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार आपको देगा उसके ऊपर आपको योग्य मुद्रांक भरना है। इसका मतलब आपको दूसरा डिपार्टमेंट में जाना है, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प का डिपार्टमेंट में। तीसरा डिपार्टमेंट में आपको जाना है रजिस्ट्रार में।
सब रजिस्ट्रार में आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट देने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें प्रोसेस होगा। और चौथा डिपार्टमेंट है जहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जहाँ आपका 7/12 एंट्री होती है तलाटी के ऑफिस में, या सिटी एरिया में इसको सिटी सर्वे ऑफिस कहा जाता है, प्रॉपर्टी कार्ड कहा जाता है। वो प्रॉपर्टी कार्ड में आपको नाम लाना। इस तरह का ये जो प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से 22 जून 2018 का जो गवर्नमेंट का शासन का निर्णय है उसमें बताया गया, उस हिसाब से काम होगा। अभी सवाल ये आता है कि सर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या उसके लिए कोई रास्ता है? क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। क्योंकि जब शुरुआत किया था डीम्ड कन्वेंस का कायदा 2008 में, तो लगभग 25 से 30 डॉक्यूमेंट का मांग किया गया था। वो उसके बाद कम करते करते 25 से 30 डॉक्यूमेंट को लाके 21 तक लाया। 21 से लेके आपको मैं बताऊं, वो कुछ 10-12 लाया। अभी 22 जून 2018 का जो सर्कुलर है उसमें 6 से 7 डॉक्यूमेंट ही मांगा है। अभी ये 6-7 डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें कैसा होगा, किस तरह से होगा? सवाल ये भी किया जाता है कि ये डीम्ड कन्वेंस का जो ड्राइव है, क्या ये ऑनलाइन है? ये देखिए, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है। आपला सहकार आयुक्त का एक वेबसाइट है, सहकार आयुक्त .gov.in। तो यदि आप गूगल करते हैं, सहकार आयुक्त का वेबसाइट मिलता है। अपना सहकार करके भी एक वेबसाइट है, उसमें आप सोसाइटी का इंफॉर्मेशन वगैरह डाल के जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको देना है। ऑटोमेटिकली आपको डीम्ड कन्वेंस का एक नंबर मिल जाता है। वो नंबर मिलने के बाद हार्ड कॉपी आपको डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में देना है। भले एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, लेकिन हियरिंग जो है वो फिजिकल हियरिंग होता है। आप समझ सकते हैं कि जो भी हियरिंग होता है वो फिजिकली हो रहा है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, वो ऑनलाइन हियरिंग होता नहीं है। जो अभी रेरा में शुरुआत हुआ है ऑनलाइन हियरिंग, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन हियरिंग शुरू हुआ है, मगर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ये जो हियरिंग है वो ऑनलाइन नहीं होता है। वो आपको खास करके अपना ऑफलाइन हियरिंग होता है, उधर आपको डॉक्यूमेंट देना है। अभी सवाल, आपका जितने भी सवाल है आप जरूर अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे जो मॉडरेटर है, यदि उनको वक्त मिलता है तो वो देखेंगे और उस हिसाब से सवाल जवाब करेंगे। यदि नहीं है तो मैं खुद उस चैट बॉक्स में जाऊंगा और आपका जो भी सवाल है उसका जवाब देने का तत्पर करूंगा। अभी सवाल आगे आता है कि कई लोग मराठी हैं, तो महाराष्ट्र में हमारा मराठी होना जरूरी है। तो ये जो ड्राइव्ह आहे, मी थोडक्यात तुम्हाला मराठीमध्ये सांगायला इच्छितो। आपल्या सर्वांना मी स्वागत करतो। ह्या जे डीम्ड कन्व्हेन्स आहे, हे एक चांगला मोहीम सहकार आयुक्तामार्फत प्रत्येक जिल्हा उपनिबंधकाला एक आदेश देण्यात आलेला आहे किंवा त्यांच्या सूचना देण्यात आलेला आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे काही गृहनिर्माण संस्था आहे त्यांना डीम्ड कन्व्हेन्स बाबती, मानवी अभ्यासकेंद्र बाबती त्यांना मार्गदर्शन करावा, त्यांना ह्याच्या बाबतीत माहिती देऊन त्या डीम्ड कन्व्हेन्स केलं नसेल त्यांनी डीम्ड कन्व्हेन्स करून घ्यावा। हे 17 डिसेंबर 2020 ला या मानवी अभ्यासांच्या बाबती मोहीम करण्यासाठी शासनाने सहकार आयुक्तामार्फत एक मोहीम सुरुवात केलेला आहे। हे 1 जानेवारी 2021 पासून 15 जानेवारी 2021 पर्यंत असणार आहे। प्रश्न खूप लोकांनी केलेला आहे की हे ड्राइव्ह झाल्यानंतर काय आपण डीम्ड कन्व्हेन्स मध्ये जाता येणार नाही का? अजिबात तुम्ही जाऊ शकता। हे ड्राइव्ह फक्त लोकांना मार्गदर्शन देण्यासाठी आहे। ह्या मार्गदर्शन करून आपण मानवी अभ्यास कसा करून घेता येईल, आपला जमीनचा मालक आपण कसं होऊ शकतो, ह्या बाबतीत एक देण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक आणि त्यांच्या खाली असलेला प्रत्येक सहाय्यक निबंधक किंवा तालुका वाईज जे काय उपनिबंधक आहेत किंवा वार्ड वाईज जे निबंधक आहेत त्यांच्या मार्फत ह्या माहिती देण्याचा एक उपक्रम सहकार आयुक्तामार्फत सुरुवात करण्यात आलेला आहे। ड्राइव्ह मार्फत अजून एक विचार आहे की लोकांमध्ये एक संभ्रम निर्माण झाला होता की कोविड कालावधीमध्ये सहकार आयुक्तांनी हे एक जे संभ्रम आहे ते काढण्यासाठी सुद्धा हे प्रयत्न करण्यात आलेला आहे। संभ्रम म्हणजे काय? 2 प्रकारचा संभ्रम लोकांमध्ये निर्माण झाला होता। एक तर कोविडमुळे काय पुढे सहकार विभागामध्ये काय हिअरिंग होणार आहे का? डीम्ड कन्व्हेन्सचा अर्ज स्वीकार केला जाणार का?
मध्यंतर ते ऑनलाईन ऍप्लिकेशन पण काही अडचण होता, ते सुद्धा ते आता काढण्यात आलेलं आहे. म्हणून आपण ऑनलाईन मध्ये अर्ज करू शकतात. सहकार कार्यालयामध्ये आता हिअरिंग होणार आहे. जे जे डीम्ड कन्व्हेन्स घेण्याचा इच्छुक आहेत ते डीम्ड कन्व्हेन्स घेऊ शकतात. ह्या माध्यमातून एक डीम्ड कन्व्हेन्सचा मोहीम सुरू केलेला आहे आणि जे संभ्रम आहे ते काढायचा प्रयत्न केलेला आहे. दुसरा महत्वाचा संभ्रम लोकांमध्ये होता की व्हॉट्सअपमध्ये एक मेसेज फिरत होता. हे मेसेज असा होता की डीम्ड कन्व्हेन्स मानवी अभ्यासानंतर कॅन्सल झालेलं आहे आणि ते कुठे ना कुठे एक चुकीचा सुप्रीम कोर्टाचा जजमेंट टाकून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा एक प्रयत्न, जे काही वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यांना आपण म्हणता येईल बिल्डर किंवा बाकीचे जे लोक आहेत त्यांनी हे संभ्रम निर्माण करायचं एक व्हॉट्सअपमध्ये मेसेज फिरत होता. त्या मेसेजला प्रत्युत्तर देणं गरजेचं होता. तर हे द्यायचं असेल तर हे कसं देता येईल प्रत्युत्तर, म्हणून शासनाने ह्याच्यावर विचार करून त्याच्यामध्ये एक मोहीम सुरुवात केलं. लोकांमध्ये आपण एक संभ्रम बाहेर काढलं. कदाचित हे यशस्वी होऊ शकतो. तुम्हाला आश्चर्य होणार जे मी सांगणार आहे आकडा, जवळपास 1,15,000 गृहनिर्माण संस्था महाराष्ट्रामध्ये है. महाराष्ट्र में लगभग 1,15,000 हाउसिंग सोसाइटी है. आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि कम से कम 10 से 15 या 20% हाउसिंग सोसाइटी का कन्वेंस हो चुका है. अभी भी डीम्ड कन्वेंस होने के बावजूद भी 80% कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अपना कन्वेंस नहीं लिया है. इसका कारण तो बहुत हो सकता है, कारण कितना भी हो, लेकिन जमीन और बिल्डिंग ये अपने नाम पर करके लेने का कारण से ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का स्थापन हुआ है. इसके लिए आपको ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का स्थापन होने के बाद वो सोसाइटी का जमीन और बिल्डिंग अपने नाम पर करके लेना ये उतना ही इंपॉर्टेंट है. वो करने के लिए आपको तत्पर होना चाहिए. उसके लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पूरी तरह से आपको सहयोग देने के लिए राजी है. अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा. मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश में है, इसके लिए मैं हिंदी में बात करूंगा. यदि आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में बात करना है, मैं बिल्कुल इंग्लिश में बात करूंगा. आपका जो भी हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में पूरी तरह से आपको आज का जो ये इंफॉर्मेशन है वो देने का मैं प्रयास करूंगा. Now let me start first with the presentation so that we are aware as to what we need to do. So my presentation goes like this. In this presentation, I just want to show you as to how a particular conveyance can be done. What is this deemed conveyance all about? What is conveyance all about? And by doing the conveyance, what is that we want to achieve? What is the procedure for deemed conveyance? Will that drive? Because many people are under the wrong impression that if we are doing or we are making an application from 1st January to 15th January 2020, that will be a summary. Directly the applicant will be given the conveyance. This is not so, because that covering letter of the cooperative commissioner very critically says all the documents required to be submitted. Secondly, it also says the procedure which are laid down in the government notification dated 22nd June 18 will be followed. What I am going to discuss today is the entire procedure which has been laid down. The minimum documents have been prescribed, that also I will speak to you so that you will be aware as to what is to be done. Now let me ask you, सवाल लोगों का क्या रहता है कन्वेंस या डीम्ड कन्वेंस को लेकर? एक रहता है, एक कन्वेंस डीम्ड कन्वेंस क्यों लेना चाहिए भाई साहब, इसका क्या बेनिफिट है? हाउसिंग सोसाइटी को इसके वजह से बहुत कुछ काम करना पड़ता है, ये काम क्यों किया जाए, इसका एडवांटेजेस क्या है? दूसरा आता है इसका प्रोसीजर क्या है, हमें किधर जाना होता है, कितना खर्चा होगा, फिर आता है कितना टाइम लगेगा. ये टाइम लगने के बाद फिर सवाल आता है साहब कन्वेंस को क्या चैलेंज हो जाएगा, या चैलेंज होता है तो किधर चैलेंज होगा, या डीम्ड कन्वेंस के लिए हमें किस तरह से क्या कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा. तो फिर सवाल आता है भाई साहब इसमें स्टैम्प ड्यूटी आएगा या रजिस्ट्रेशन आएगा, इसमें लोग हमें डॉक्यूमेंट नहीं देते तो क्या होगा. फिर आता है बिल्डर मर गया तो क्या होगा. फिर आता है जमीन मालक मर गया तो क्या होगा. फिर आता है बिल्डर ने या जमीन मालक ने बिल्डिंग को बेच दिया तो क्या. तो बहुत सारा सवाल तो इसमें आता है. सो देयरफॉर
what I am saying is conveys and deemed conveys. Let us understand the procedure. So first of all, I just explain you कन्व्हेन्स म्हणजे काय, कन्व्हेन्स का मतलब क्या है, कन्व्हेन्स का है ये एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपका सोसाइटी का नाम से जमीन और बिल्डिंग हस्तांतर डॉक्यूमेंट है। जिस तरह से हम एक फ्लैट खरीदी करते हैं तो हम एग्रीमेंट करते हैं और उसको स्टैम्प ड्यूटी भर के रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी तरह से जमीन जब सोसाइटी के नाम से ट्रांसफर करेगा, कौन करेगा? बिल्डर और जमीन मालक करेगा। वो पर्टिकुलर दस्तावेज, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम कन्वेंस बोलते हैं। इट्स ए डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। आता है कि भाई साहब ये कन्वेंस करने का जो उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मिंग डूइंग द कन्वेंस। तो कन्वेंस करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है बिकम द लीगल ओनर। आप जमीन का जो कानूनी मालकी करके लेने के लिए, ज्याला आपण म्हणतो जमीनचा मालकी हक्क स्थापन करण्यासाठी, ज्या कायदेच्या दृष्टीने आपण मालक होण्यासाठी आपल्याला कन्व्हेन्स डीड करून घेणं गरजेचं आहे। काही लोक म्हणतात साहेब आमचं गृहनिर्माण संस्था झालेलं आहे, आम्ही बिल्डर करून फ्लॅट घेतलेला आहे, आम्ही तर ऑलरेडी मालक होत। हे नवीन प्रक्रिया कशासाठी? हे नवीन प्रक्रिया ह्याच्यासाठी की जेव्हा आपण वेगवेगळा फ्लॅट घेतो तो तुम्ही एक फ्लॅटचा मालक होत आणि जेव्हा सोसायटी बनतात, सोसायटी बनायचं कारणच हेच आहे की कन्वेंस घेण्याचं। म्हणजे टू बिकम द ओनर ऑफ द लीगल ओनर, आपको जमीन का मालिक बनने के लिए, सोसाइटी का मालिक बनने के लिए आपको डीम्ड कन्वेंस करना है। दूसरा, आपका जो नाम है, सोसाइटी का नाम, उस जमीन का मालिक है करके गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में अपना नाम लाने के लिए भी दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, आपका जो जमीन है, यदि कोई भी टाइटल में कोई डिफेक्ट है, वो सोसाइटी के नाम से जब होता है वो फ्री एंड मार्केटेबल होगा, जिसके वजह से आप रीडेवलपमेंट या बागी का काम कर पाएंगे। तो कन्वेंस का क्या कारण है? कन्वेंस का लेने का कारण टू बिकम ए लीगल ओनर, आपका गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में अपना नाम लाना एंड टू हैव ए फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल। इस तरह से कन्वेंस का प्रक्रिया किया जाता है। अभी आता है सर जो आप बता रहे हो ये कौन सा कानून में दिया गया कानून है जिसके माध्यम से कि हम कन्वेंस या डीम्ड कन्वेंस लेना चाहिए? देखिए, शुरुआत महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई में जब हुआ था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मूवमेंट से हुआ था। जो लोग क्या करते थे, हाउसिंग सोसाइटी बनाते थे, जमीन सोसाइटी नाम से लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, वो जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाते थे और हर आदमी को अपना अपना फ्लैट दिया जाता था। इस तरह से टू बिकम द ओनर ऑफ द फ्लैट। मगर क्या हुआ, आस्ते आस्ते बिल्डर ने अपना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अपने खुद का नाम से करने लग गए, इंडिविजुअल फ्लैट बेचने लग गए और उनको बोलने लगे बाद में आपका सब फ्लैट बेचने के बाद हम आपको हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, फिर उसके बाद आपका हाउसिंग सोसाइटी के नाम से हम जमीन करके देंगे, बिल्डिंग करके देंगे। इस तरह का एक आशा या इस तरह से एक वादा करते हुए तो बिल्डर अपना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते थे। लेकिन ये जो बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो फ्लैट ओनर को कोई प्रोटेक्शन नहीं देते थे। फ्लैट ओनर्स वेर अनप्रोटेक्टेड। बिल्डर बहुत सारा गलत फायदा उठाता था और बहुत सारा गलत इस्तेमाल करते थे, गलत व्यवहार करते थे। मेनी इरेगुलेटरीज वेर गेटिंग ओवर देयर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कायदा बनाया जिसका नाम है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963। ये जो कायदे के अंदर जो है पूरी तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का कायदा है। तो अंडर दिस महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट जो फ्लैट ओनर है उनको एक मिलता था, एक स्टैट्यूटरी राइट मिलता था, कायदे के हिसाब से उनको पूरी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने दिया। दूसरा, इस कायदे के हिसाब से आप बिल्डिंग का अलग अलग से ले सकते हो। सेक्शन 3 ऑफ महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट बहुत अच्छे तरह से कि बिल्डर को जमीन का, बिल्डर को बिल्डिंग का रिलेवेंट पूरी डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द टाइटल रिपोर्ट देना है। तीसरा, आप जो एग्रीमेंट है उसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
इसका मतलब क्या है, एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो एग्रीमेंट आप बिल्डर से लेते हो उसको पूरी तरह से आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है। उसका फॉर्मेट भी दिया गया था। ये फॉर्मेट इसके लिए दिया गया था ताकि बिल्डर लोग गलत गलत फायदा उठाना नहीं चाहिए, आपको गलत गलत फहमी होना नहीं चाहिए। इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी फॉर्म नंबर 5 उस डॉक्यूमेंट में दिया गया था। और लास्ट जो है, मेंटेन द प्रॉपर्टी टिल द सोसाइटी इज फॉर्म। जो सोसाइटी बनती है और सोसाइटी बनने तक संरक्षण उस बिल्डिंग का और उस जमीन का संरक्षण करना, उसका प्रॉपर्टी मैनेज करना, मेंटेन करना, कॉमन एरिया का संरक्षण करना, ये पूरी जिम्मेदारी उस बिल्डर के ऊपर दिया था। एक बार सोसाइटी के ऊपर जमीन और उसके साथ बिल्डिंग ये हस्तांतर करने के बाद सोसाइटी जो है अपना मैनेजमेंट कर पाएंगी। इस तरह का पूरी प्रावधान महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 में दिया गया, जिसमें लगभग 18 सेक्शन है। मैं हर सेक्शन के बारे में आज डिस्कस नहीं करूंगा। आज मेरा जो महत्व रहेगा वो सिर्फ 2 सेक्शन के ऊपर आएगा। सेक्शन 10 जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के देने का जिम्मेदारी है, सेक्शन 11 जहां हमें क्या करना है, हमें कन्विंस करके देना है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज के बाद आज चर्चा करेंगे। सो इस तरह से ओनरशिप फ्लैट एक्ट में पूरी तरह से आपको संरक्षण मिलता है। तो हम इसको बोलते हैं महाराष्ट्र ओनरशिप को मदर ऑफ फ्लैट एक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र का पूरी शहरों को लागू है। वो नागपुर हो, नासिक हो, या आपका पुणे, मुंबई हो, औरंगाबाद हो, आपका पूरा का पूरा महाराष्ट्र में हर शहर को ये लागू है। और जितने भी सेंट्रल एक्ट है, वेदर इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वेदर इट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट या विद स्टैंप एक्ट, ये पूरी का पूरा लॉ भी आपके लिए लागू है। कोई चैट बॉक्स में मुझे सवाल आया था, वो महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या जो लीज का जमीन है, क्या लीज का जमीन के ऊपर भी क्या हम कन्वेंस ले पाएंगे? देखिए, आप कन्वेंस का मतलब ट्रांसफर है, तो यदि लीज जमीन है तो लीज जमीन है तो आपको लीज राइट ट्रांसफर होगा, आपका फ्री होल्ड राइट नहीं मिलेगा। लेकिन आपका लीज होल्ड राइट जो है, क्योंकि जब बिल्डर ट्रस्ट से या कोई डिपार्टमेंट से जब जमीन लेता है, स्पेशली सिडको से वगैरह, आपको लीज राइट ही मिलता है। यदि आपका जमीन के ऊपर यदि लीज राइट है, वो लीज राइट ट्रांसफर होगा, लीज राइट आपका नाम से होगा, ताकि आपको उस बिल्डर के पीछे नहीं लगना पड़ेगा। और इट इज कंसर्न विद द फ्लैट। फ्लैट का मतलब कॉमर्शियल हो, रेसिडेंस हो, सब उसमें लागू है। ऐसा जरूरी नहीं कि फ्लैट का मतलब ओनली रेसिडेंशियल है, टू एवरीथिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर डीम्ड कन्वेंस क्या प्रीमाइजेस सोसाइटी को लागू है, ऑफिस सोसाइटी को लागू है, इंडस्ट्रियल को लागू है? मुझे ये बताना है, ओनरशिप फ्लैट एक्ट सबके लिए लागू है। और फ्लैट का डेफिनेशन मतलब इट स्टार्ट्स विद रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, गराज, बंगलो, इंडस्ट्रियल, सबके लिए लागू है। इसके लिए भी ये पूरी पूरी लागू है। तो इसके लिए महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट, जिसके अंदर आपको डीम्ड कन्वेंस मिलने वाला है, ये कॉमर्शियल ऑफिसर्स सबके लिए लागू है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सवाल ये आता है कि भाई साहब कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है, किसको किसको महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के ऊपर से आपको फायदा होगा। तो देखिए, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में 2 पार्टी महत्वपूर्ण बताया गया, एक है प्रमोटर, दूसरा है फ्लैट ओनर। जब हम प्रमोटर बताते हैं, प्रमोटर में लैंड ओनर भी है, बिल्डर भी है। लैंड ओनर बिल्डर एक इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, उसमें पर्सन हो सकता है। फ्लैट ओनर सिंगल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। ये कुछ भी हो, ये सबके लिए महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट लागू है। और ये 2 व्यक्ति, एक प्रमोटर है, बिल्डर है, लैंड ओनर है, और दूसरा फ्लैट ओनर, इनका बीच में जब व्यवहार होता है, उसका एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें वो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के हिसाब से होगा। इसके लिए यदि सोसाइटी बनाने के बाद यदि उनको कन्वेंस देने का पूरी जिम्मेदारी प्रमोटर के ऊपर होता है, लैंड ओनर के ऊपर होता है, यदि नहीं देता है तो आप वो कन्वेंस डिस्ट्रिक्ट डिप्टी से कर सकते हैं। इसमें दूसरा भी चीज होता है, एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। कई बार लोग बोलते हैं, सर हमारा एग्रीमेंट में कन्वेंस के बारे में बताया नहीं, सोसाइटी के बारे में नहीं बताया, तो इसके लिए बिल्डर हमें बोलता है कि कन्वेंस नहीं मिलेगा आपको। कई वकील लोग बोलते हैं हमें कन्वेंस नहीं मिलेगा।
ऐसा नहीं है। यदि एग्रीमेंट में जो लिखा है उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बोलते हैं, जिसमें आपका का नंबर क्या है और आपका कीमत क्या है, कब पोजीशन देंगे, ये पूरी जानकारी उसमें दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको फ्लैट मिलेगा। दूसरा जो है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब ये है, वो आपका एग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं लिखा, वेदर इट इज रिटर्न और नॉट रिटर्न, फिर भी ये पूरी जिम्मेदारी वो बिल्डर को करना है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब जो एग्रीमेंट रजिस्टर करके देना, बिल्डिंग को कंप्लीट करना, ओसी ला के देना, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाना, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाना, प्रोवाइड कॉमन एमिनिटीज, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ये पूरी की पूरी जानकारी इंक्लूडिंग सोसाइटी फॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग कन्वेंस, ये आप या नहीं लिखा, लेकिन एक बिल्डर से आपने फ्लैट लिया, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया करके देने का जिम्मेदारी उस बिल्डर का है, और ये करके नहीं देता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। उसमें एक कानूनी कार्रवाई में एक डीम्ड कन्वेंस भी एक कानूनी कार्रवाई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी थोड़ा सा टाइम के बाद लेंगे। देखिए, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को एक 4 या 5 कलम के हिसाब से उन्हें एक अधिकार दिया। विच आर दिस 4 सेक्शंस? पहला सेक्शन है, यदि बिल्डर, मान लीजिए, क्योंकि आपने जो ड्राइव है उस ड्राइव में 3 सेक्शन का जिक्र किया है, सेक्शन 5, सेक्शन 10, सेक्शन 11। ये क्यों 3 सेक्शन का जिक्र किया? क्योंकि ये तीनों सेक्शन के ऊपर उनको अधिकार दिया डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को। सेक्शन 5 में ये बताया गया, यदि बिल्डर है, यदि वो कोई हिसाब किताब नहीं देता है, क्योंकि आपसे मेंटेनेंस लिया, 2 साल का कॉर्पस लिया, और फिर भी वो हिसाब किताब नहीं देता है, अकाउंट्स नहीं देता है, ऑडिट नहीं करता है, तो आप ये पूरी ऑडिट करके लेने का, अकाउंट्स लेने का, ये पूरी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के ऊपर दिया है डीम्ड कन्वेंस के माध्यम से, या जो अमेंडमेंट महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में हुआ है उस हिसाब से ये अधिकार जो है उस डीडीआर को दिया है। तो आप डीडीआर के पास अपना एक कंप्लेंट फाइल करते हुए आप पूरी इंफॉर्मेशन, मनी कलेक्टेड, फॉर विच पर्पज, व्हाट पर्पज, आप देख सकते हैं। दूसरा जो है, सोसाइटी यदि नहीं बनाता है बिल्डर, क्योंकि सोसाइटी क्या होता है, एक बार आपको मिनिमम फ्लैट बेच दिया, 51% के ऊपर फ्लैट बेच दिया, तो उसको सोसाइटी भी बनाना है। यदि वो सोसाइटी नहीं बना के देता है तो आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी के जाके, तो आप वो मोफा के अंतर्गत, सेक्शन 10 के अंतर्गत आप सोसाइटी भी बना के ले सकते हो अंडर नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम द बिल्डर। और सेक्शन 11 जो है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, टू कन्वे द लैंड एंड बिल्डिंग इन द फेवर ऑफ सोसाइटी विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। एक बार सोसाइटी बन गया तो आपको 4 महीने के अंदर कन्वेंस देना है। वो कन्वेंस का भी बारे में वो डिस्कशन उस इसमें दिया है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये डीम्ड कन्वेंस ड्राइव भी वही है। और लास्ट में ये भी बताया गया, यदि कोई भी कोर्ट उस को दोषी मानता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ये काम होता है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 में उस बिल्डर को डिबार करना और लोकल अथॉरिटी को इसके बारे में बताना, ताकि वो लोकल अथॉरिटी उस बिल्डर को डीलिस्ट किया जाएगा या उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इस जो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में दिया गया 18 सेक्शन में, मैंने लगभग 4 सेक्शन अभी डिस्कस किया। सेक्शन 5 में क्या होता है कि बिल्डर, आपको पता है कि अलग अलग सर्विसेज देने के लिए वो पैसा इकट्ठा करता है। वो बोलता है कि मुझे डेवलपमेंट चार्ज दो, वाटर मीटर डिपॉजिट दो, इलेक्ट्रिक डिपॉजिट दो, मुझे टैक्सेस भरना है, बीएमसी टैक्सेस है, एनए टैक्स है, स्टैंप ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है, ये पैसा लेता है। उसके बाद फॉर मेंटेनेंस वो बोलता है कि वाटर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कॉमन रिपेयर चार्जेस, सर्विस चार्जेस, इंश्योरेंस, ये लेता है। और कॉमन लीगल एंटिटी, शेयर मनी, कन्वेंस चार्जेस, कॉर्पस फंड, एडवांस मेंटेनेंस, लीगल फीस, इस तरह का अलग अलग हेड के अंदर वो एग्रीमेंट में लिख के एडिशनल अमाउंट लिया जाता है। ये जो एडिशनल अमाउंट लेता है, उस एडिशनल अमाउंट का पूरी हिसाब किताब देना ये बिल्डर का काम है। यदि ये बिल्डर काम नहीं करके देता है, ये पूरा एडिशनल अमाउंट का जानकारी आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी के ऊपर जाके आप करा के ले सकते हो। और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी को ये कानूनी एक अधिकार है, ये पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है, वो ऑडिट करवा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है,
तो इसको पूरी एक लेने का जिम्मेदारी तो उसमें दिया है। और उसी तरह से सेक्शन 10 जो लीगल एंटिटी फॉर्म करना है, जो लीगल एंटिटी फॉर्म करना है उसमें सोसाइटी हो, कंपनी हो, कंडोमिनियम हो, कोई भी लीगल एंटिटी बनाना है, यदि बिल्डर नहीं करके देता है, हम डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी के पास जा सकते हैं और हम सोसाइटी बना के ले सकते हैं। ये भी प्रावधान डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी को दिया है सेक्शन 10 में। बताया गया कि 2005 में एक बदल आ गया कायदा में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताया गया, डीम्ड कन्वेंस का प्रावधान लाया गया। 2010 में उसका नियमावली आया। तो हम यही बताते हैं कि लीगल रेमेडी जो 2000 पहले डीम्ड कन्वेंस लाने के पहले क्या क्या था, उसमें हम सिविल कोर्ट में जा सकते थे अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते थे अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 या अभी 2019, या हम क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 13 ऑफ मोपा। तो प्रावधान तो था। क्या ये तीनों प्रावधान अभी निकल गया? बिल्कुल नहीं है, आपको पूरी प्रावधान है। और चौथा प्रावधान आपको दिया गया 2010 में, जो डीम्ड कन्वेंस का नियमावली का ड्राफ्ट अमेंडमेंट 2009 में था, 2010 में उसको फाइनल किया गया। 2010 का जो फाइनल रूल्स है उसमें डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी किस तरह से प्रावधान करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, पूरी जानकारी उसमें दिया गया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को जो सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ वो करके देने का जिम्मेदारी दिया है, उनको पावर ऑफ अटर्नी दिया उस बिल्डर की तरफ से, उस जमीन मालिक की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपको कन्वेंस करके दे सकते हैं। ये जो जानकारी देने का एक प्रावधान है, लोगों में जानकारी नहीं था और कन्वेंस इसके लिए नहीं हो रहा था क्योंकि लोगों में इसका जानकारी नहीं है। ये जानकारी देने के लिए डीम्ड कन्वेंस का ड्राइव कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने 1 जनवरी 2021 से लेके 15 जनवरी 2021 तक किया गया। आप कोई भी जानकारी हमारे जैसा कंसल्टेंट या फेडरेशन से ले सकते हो। और जो कोऑपरेटिव कमिश्नर अनिल कावड़े साहब ने ये बताया गया कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी का एसोसिएशन है, हमारे जैसा एसोसिएशन है या फेडरेशन है, उन्हें भी एक मुहिम में भाग लेना चाहिए और ये लेकर ये डीम्ड कन्वेंस के पूरा जानकारी देना। आपको खुशी होगा, आने एक हफ्ते के अंदर हम अनिल कावड़े साहब जो कोऑपरेटिव कमिश्नर है उनका चीफ गेस्ट बताते हुए हम उनका नेतृत्व के अंदर महाराष्ट्र में एक पूरी तरह का एक वेबिनार करने वाले। तो हमने चंद्रकांत दलवी साहब जो पहले का कोऑपरेटिव कमिश्नर थे, जिन्होंने डीम्ड कन्वेंस में बहुत काम किया है, तो उनको कीनोट एड्रेस करके हमने बुलाया है। वो आएंगे और आपको और ज्यादा जानकारी भी देंगे। मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप उस टाइम में भी ये डीम्ड कन्वेंस का जो ड्राइव है, जानकारी ड्राइव है, उसमें आप सहभाग होंगे। और मैं आपको ये भी आमंत्रण करूंगा, जितने भी लोग आपके लोग हैं, संबंधित है, उनको इसके बारे में जानकारी दीजिए ताकि ये जानकारी मैक्सिमम लोगों में जाना चाहिए। आपको पता होगा आज का जो वेबिनार है ये भी हमने रिकॉर्डिंग किया यूट्यूब में। तो हमारा जो यूट्यूब है मां सेवा वेबिनार के अंदर रिकॉर्डेड है। वो वेबिनार मां सेवा वेबिनार जो आप टाइप करोगे आपको ये पूरी जानकारी भी मिलते रहेगा। आप लोगों में इसका लिंक भेजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट लें। अभी आगे बढ़ता हूं कि डीम्ड कन्वेंस में सेक्शन 11 में जो प्रावधान किया, ये प्रावधान क्या है? ये प्रावधान 2 प्रावधान है, जरा समझ लेते। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताया गया, एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बताया गया, जो एग्जिस्टिंग लीगल रेमेडी कोर्ट कचहरी में न जाते हुए आप डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी के पास जाके एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के पास अपना एक विनंती या अपना एक एप्लीकेशन कर सकते हो, हमें कन्वेंस चाहिए। दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी क्या करेगा, बिल्डर को बुलाएगा, जमीन मालिक को बुलाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट स्टडी करेगा और उसके बाद यदि आपको कन्वेंस मिलना चाहिए तो आपको उस कन्वेंस का ऑर्डर दिया जाएगा। ये ऑर्डर देने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। इम्प्लीमेंट मतलब क्या है, वो कन्वेंस डीड बनाएगा और आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी पत्र लिखेगा कि इसको आप रजिस्टर करो। उसके बाद आपको सिटी सर्वे ऑफिस में या तलाटी ऑफिस में ये है वो करके लेना है या प्रॉपर्टी कार्ड में अपना नाम लाना है।
इस तरह का जुडिशियल अथॉरिटी से काम करना, उसका एक ऑर्डर देना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, इस तरह का ये जो प्रावधान है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में किया गया। अभी आगे बढ़ते हैं कि डेफिनेशन, एपेक्स बॉडी एक लीगल बॉडी हो सकता है, उस लीगल बॉडी के साथ भी आप कन्विंस करके ले सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये भी समझना बहुत जरूरी है कि एक ही लेआउट में 2 सोसाइटी है या 3 सोसाइटी है, तो 2 सोसाइटी या 3 सोसाइटी है, उसका जो वो आप एक एसोसिएशन के नाम से कर सकते हो। इस तरह का एक प्रावधान भी अपना इसमें किसमें किया गया, ऐसे प्रावधान भी तो अभी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में किया गया। 2 या ज्यादा एक ही लेआउट में है, एक ही इसमें है, तो आप जो है एक एपेक्स बॉडी जैसा, एक एसोसिएशन जैसा करके आप आगे जा सकते हैं। इस तरह का ये जो प्रावधान है वो दिया गया। कॉमन एरियाज इन द लेआउट, ये फेडरेशन के नाम पर जा सकते हैं। यदि आपको करके लेना है वो कन्वेंस भी आप करके ले सकते हैं। कन्वेंस का मतलब जैसा मैंने बताया, सेल है, ट्रांसफर है, लीज है, सब लीज है, असाइनमेंट है, ये पूरी तरह का जो प्रावधान है उसमें दिया गया। और इस रूल में अलग अलग फॉर्म दिया गया। अपने को फॉर्म नंबर 7 जो फॉर्मेट 22 जून 2018 का सर्कुलर में दिया गया, उस सर्कुलर में फॉर्म नंबर 7 दिया है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट का कायदे में दिया गया। उस फॉर्म का हिसाब से आपको एप्लीकेशन भरना है, उसके ऊपर 2000 का कोर्ट फी भरना है। इस तरह का आपका काम होगा। तो जैसा मैंने बताया कि जो एफएस एक बार कन्विंस हो जाता है, पूरा एफएसआई और टीडीआर जो बांधकाम करने का है वो सब आपको मिल जाता है। लेआउट का मतलब है 2 या 4 बिल्डिंग है या ज्यादा बिल्डिंग है, 2 या 2 प्लॉट्स है लेकिन अलग अलग सोसाइटी है, ये पूरी जो लेआउट है उसमें यदि 2 या 4 सोसाइटी है, आपको इंडिविजुअल कन्वेंस है तो इंडिविजुअल कन्वेंस करके ले सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपको पूरी तरह से अपना एसोसिएशन बना के उसके नाम से कन्वेंस करना है, वो भी आप कर सकते हो। इस तरह का बहुत सारा प्रावधान दिया गया। जैसा मैंने बताया सेक्शन 11 में, कन्वेंस कैन हैपन टू ए सिंगल प्लॉट सिंगल बिल्डिंग। यदि सिंगल बिल्डिंग है, सिंगल प्लॉट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सोसाइटी है, सिंगल प्लॉट है, वो सब डिवाइडेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कन्वेंस जो है वो हिसाब से होगा। यदि आपका कन्वेंस मान लीजिए एक लेआउट में है या 3 सोसाइटी है, तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरी तरह से एक फेडरेशन बना के आप ले सकते हो। यदि आपको फेडरेशन नहीं बनाना है, एसोसिएशन नहीं बनाना है, तो आप इंडिविजुअल सोसाइटी का अनडिवाइडेड राइट भी लेके आप प्रोपोर्शनेट कन्वेंस भी ले सकते हो। तो जो स्क्रूटनी, जैसा एक एप्लीकेशन आपको डीडीआर के पास करना है, डीडीआर के पास जो एप्लीकेशन डालोगे, तो एप्लीकेशन डालने के बाद वो एप्लीकेशन 2 रुपए का कोर्ट फी रहेगा, उसके साथ बहुत कुछ डॉक्यूमेंट डालना है। ये डॉक्यूमेंट देने के बाद वो डॉक्यूमेंट सही है नहीं है वो वेरीफाई किया जाएगा। 15-15 दिन का नोटिस होगा, तो सामने जो बिल्डर है या जमीन मालक है उनको बुलाया जाएगा। यदि वो आता नहीं है, एक्सपार्टी ऑर्डर हो जाएगा। यदि वो आता है, उसका जो भी बोलना है वो लिया जाएगा। यदि वो एब्सेंट है, एक्सपार्टी ऑर्डर हो जाएगा। यदि वो गुजर गया, वो लीगल हेयर जो जानते हो, वो लीगल हेयर को नोटिस दे सकते हो, लीगल हेयर को पार्टी बना सकते हो। इस तरह का एक जो प्रावधान है वो अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस होता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट यदि सामने वाले पार्टी के पास है, आपको मालूम है कि अप्रूव्ड प्लान बाकी का कुछ डॉक्यूमेंट बिल्डर ने नहीं दिया, वो सामने वाले के पार्टी है, आप लिख सकते हो कि वो सामने वाला पार्टी से आप ले लो। यदि सामने वाला पार्टी नहीं देता है, बिल्डर नहीं देता है, तो एडवर्स इन्फ्लुएंस विल बी ड्रॉन अगेंस्ट सच पार्टी। एंड जो सीए का मतलब है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब डीडीआर है, वो डीडीआर को सेटिस्फाइड हो गया तो वो डॉक्यूमेंट रिटर्न सबमिशन वगैरह लेने के बाद आपको एक डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर जो 6 महीने के अंदर देता है। जरा समझ लीजिए, में कानून में ऐसा प्रावधान है कि कन्वेंस लेने के लिए करने के लिए 6 महीने का वक्त है। ये आप गलतफहमी में मत रहिए कि 1 जनवरी को 2 जनवरी को मैं एप्लीकेशन करूंगा और मुझे 15 जनवरी तक जो भी एप्लीकेशन करेगा उनको सबको कन्वेंस मिलेगा। नो, कन्वेंस मिलने के लिए भी एक प्रक्रिया है। 22 जून 2018 में उस सर्कुलर में बताया गया, जिस तरह से डीडीआर एप्लीकेशन आने के बाद सामने वाले को एप्लीकेशन आने के बाद बिल्डर या जमीन मालक उनको बुलाया जाएगा,
उनका सामने वाले का जो भी बताना है करना है वो सुनेगा। और उसके बाद यदि आपका सोसाइटी बनने के 4 महीने के ऊपर हो गया, आपको कन्वेंस दिया नहीं है, आपको जमीन का हकदार आप है, वो सब सुन के 6 महीने के अंदर आपको कन्वेंस का ऑर्डर दिया जाएगा। ये जब कन्वेंस ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद आगे का प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, जिसमें ये जो प्रक्रिया है इसको एक लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस बताया जाता है। तो दोनों सामने वाले का सुन के, आपका और बिल्डर का दोनों का सुन के उसके बाद ये ऑर्डर दिया जाएगा। ये प्रोसीजर ऑफ हियरिंग है जो नॉर्मली कोर्ट में होता है उसी तरह। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा मैंने बताया कि एक स्पीकिंग ऑर्डर दिया जाएगा। ये स्पीकिंग ऑर्डर आने के बाद एक जजमेंट दिया जाएगा। इसमें फाइनल ऑर्डर कंसिडरेशन कॉस्ट यदि देना है तो कॉस्ट दिया जाएगा, फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा। और इस तरह से एक बिल्डर विल हैव टू पार्ट विद द सोसाइटी लैंड। आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में आया था, डीम्ड कन्वेंस होने के बाद एक प्रावधान किया गया कि अभी बिल्डर को अपना अपना कन्वेंस सोसाइटी के नाम से देना पड़ेगा। और स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट ने भी सर्कुलर लाया है 12 अप्रैल 2012 को, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और महत्वपूर्ण ये भी आपको जानकारी चाहिए कि ये जो कन्वेंस करते टाइम अलग अलग कायदा आता है, जैसे एक्ट है, बॉम्बे स्टैम्प एक्ट है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इनकम टैक्स है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट है, अलग अलग कायदा, यूएलसी डिपार्टमेंट है, बीएमसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लैंड रेवेन्यू कोड, और अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, जैसे कि सिटी सर्वे ऑफिस, बीएमसी, कलेक्टर ऑफिस, सब रजिस्ट्रार, असेसमेंट डिपार्टमेंट, कलेक्टर ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग में भी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ऐसे अलग करना पड़ता है। इसके लिए कई बार ऐसा लगता है ये जो चेयरमैन सेक्रेटरी का काम नहीं है, एक प्रोफेशनल को हायर करना। देखिए, प्रोफेशनल को आप बिल्कुल हायर कर सकते हो। मैंने इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर, कन्वेंस ऑफ डीम्ड कन्वेंस के ऊपर लगभग 800 पेज का एक किताब लिखा है, मराठी में और इंग्लिश में। ये किताब भी हमारा ऑफिस में अवेलेबल है। हमारा वेबसाइट है महासेवा.org। आप महासेवा.org में भी जाते हो, आपको अलग अलग अवेलेबल है। आप ये पूरी प्रक्रिया को लेकर आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ये अशोक चौहान है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, ये डीम्ड कन्वेंस का कमिटी मेंबर था, तो उनको भी सत्कार किया, उनके साथ मुझे भी सत्कार किया गया, क्योंकि मैं वो डीम्ड कन्वेंस करने के लिए फ्रॉम एवरी मिनिस्टर, एवरी डिपार्टमेंट, राष्ट्रपति भवन में जाके आया हूँ। इस तरह के प्रावधान हमने किया। मेरा डीम्ड कन्वेंस का किताब भी उस टाइम में रिलीज हुआ था और राष्ट्रपति भवन तक भी जाके आया हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप जो है डीम्ड कन्वेंस आप करके लीजिए।